हाय बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 आपकी बायोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बातें की थी, तो आप मुझे लगता है उसे समझ लीजिए, उसे पहले पढ़ लीजिए तो ही यहाँ पे आइएगा, नहीं तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे, आपको कुछ चीज़ों को समझने में परेशानी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आप यहाँ पे आ जाओ। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगे वीडियो में कि बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, उसको देख के आइएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। देखो, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा इस लेक्चर का गोल क्या है, हम जिंदगी से क्या चाह रहे हैं ऐसे पढ़ते हुए। तो देखो यार, हम पढ़ रहे हैं कि जो फूल वाले पौधे हैं वो सेक्सुअली अपना बच्चा पैदा कैसे करते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये कहानी बहुत लंबी होगी ना, तो हमें उसे समझना पड़ेगा पार्ट्स में। ठीक है, तो अब अगर आप सेक्सुअली बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो, सबसे ज़्यादा तो एक ज़रूरत है आपको दो लोगों की, एक आदमी चाहिए, एक औरत चाहिए, एक पुरुष चाहिए, एक मर्द चाहिए। तो दो लोगों की ज़रूरत है अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हो, मतलब आपको दो पेरेंट्स की ज़रूरत है। तो उन पेरेंट्स में भी हम पहले आज आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, फूलों का जो आदमी होता है, और अगले लेक्चर में हम महिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आदमी है, अगर मैं मतलब मैं हूं आदमी, अगर मैं एक आदमी हूं और मुझे बच्चा पैदा करना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी? वो है क्या है वो सालों? स्पर्म है, वो स्पर्म की ज़रूरत रहेगी। और हाँ, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत रहती है जो आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन स्पर्म इनफ है। ठीक है, बाकी चीज़ें ना भी रहे तो सिर्फ हम स्पर्म से बच्चा पैदा कर लेंगे। अभी मेडिकल साइंस बहुत आ गया है, तो स्पर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी ना, जब स्पर्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बॉडी के बारे में तो पढ़ते रहोगे आप जिंदगी। तो अगर बच्चा पैदा की बात कर रहे हो तो स्पर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे ही इनका जो स्पर्म है, मतलब इनका जो गैमेट है, वो है पॉलिन ग्रेन। तो आज के लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि जो आदमी का जो गैमेट है, जो प्लांट वाले आदमी का जो गैमेट है, मतलब जो पॉलिन ग्रेन है, वो कैसे बनता है। ठीक है, वो क्या है एग्जैक्टली, वो कैसा दिखता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो है कौन है वो, ये समझने वाले, ये हमारा गोल है। तो इसकी कहानी कैसे चलेगी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई जो आदमी है वो कैसा दिखता है। ठीक है, फिर उसकी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये जो उनका पॉलिन ग्रेन है, जो उनका गैमेट है, वो बन रहा होता है। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे बन रहा होता है, कि कैसे एक टिश्यू होता है, उसके कुछ सेल्स होते हैं, वो मियोसिस करते हैं, और फिर उससे एक सेल से 4 छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं जो चिपके होते हैं। ठीक है, और फिर वो चिपके रहने के बाद कुछ दिन बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं लाइफ में। फिर वो कहते हैं अब हमें चिपके नहीं रहना, अभी हमें अकेली ज़िंदगी जीनी है अपनी। तो फिर वो अपना अलग अलग पॉलिन ग्रेन बन जाते हैं, मतलब एक जो सेल होता है उससे 4 पॉलिन ग्रेन बनते हैं। ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आदमी कैसा दिखता है, फिर वो कहाँ पे उसका बनता है, कैसे बनता है, और फिर वो मैच्योर होकर पॉलिन ग्रेन कैसा दिखता है, उनका जो स्पर्म है, मतलब उनका जो गैमेट है वो कैसे दिखता है, ये पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं यार कि जो आदमी है, पेड़ों का आदमी है, स्टेमिना वाला बंदा, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन कैसा दिखता है ये हम समझते हैं। तो मैंने ये जो सारी लाइंस हैं ये आपकी बुक से लिखी हैं, हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी को समझने वाले हैं जब भी हम पढ़ा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता है, ना नीट में आता है ना बोर्ड में आता है। अगर आपने एक एक लाइन को ध्यान से समझ लिया तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको हरा सकता है। ठीक है तो इन लाइन को समझने वाले, तो मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आपको ये मेरी फालतू राइटिंग समझ में ना आए, जो कि मेरे साथ होता रहता है, बच्चे बोलते रहते हैं कि सर आप इतना गंदा क्यों लिखते हो, तो आप बुक खोल के बैठ जाओ, ये सारी लाइनें वहीं से आपको समझ में आ जाएगा, और फिर हम मस्त आगे की पढ़ाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, सब लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आदमी के बारे में समझते हैं, आदमी कैसा दिखता है। ठीक है, ये कुछ आदमी हमने बनाए थे कल, स्टेमन इसको बोलते हैं, ऊपर एंथर होता है, नीचे फिलामेंट होता है। हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि आदमी में क्या होता है, वो कह रहे हैं द 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन। जो आदमी है, स्टेमन है, उसके 2 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? एक लंबा सा सिलेंडर जैसा पार्ट है, लंबा सा सिलेंडर जैसा एक स्टॉक है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये फिलामेंट है, लंबा सा एक पार्ट है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्टाइल, धागा धूगी टाइप का फिलामेंट हो गया। ठीक है, दूसरा है अपने पास द टर्मिनल, जनरली, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, जनरली मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होने वाला है। तो उन्होंने क्या वर्ड लिखा है? जनरली। तो वो कह रहे हैं कि एक आखिरी में टर्मिनल मतलब एंड पे, तो पहले तो आपने कहा एक धागे जैसा आदमी दिखता है, नीचे से फिलामेंट अपने स्पर्म टाइप दिख रहा है साला, आपने फिलामेंट दिख रहा है, और फिलामेंट के एंड में, उसके एंड में, आदमी के एंड में, टर्मिनल पे एक जनरली बाइलोब्ड ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 लोब से बना है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो फिलामेंट और एक ये जो टर्मिनल है, इसको हम बोलते हैं एंथर। तो फिलामेंट एंथर क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वो कह रहे हैं, अब वो फिलामेंट की कुछ एक बात करने वाले हैं सिर्फ इसकी। अभी तक वो किसकी बात कर रहे थे? आदमी की। तो आदमी कैसा दिखता है? ऊपर एंथर, नीचे फिलामेंट। अब वो फिलामेंट की बात कर रहे हैं कि जो फिलामेंट है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है? जो सेंटर के पास में होता है। तो मान लीजिए ये कोई सेंटर है किसी भी चीज़ का, इसके जो पास वाला होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल। ठीक है, और जो दूर वाला होगा, डिस्टेंस पे होगा, उसे बोलेंगे डिस्टल। वे क्या? डिस्टल। ठीक है, डिस्टल मेरा एक दोस्त था,
उससे ना उसको हर चीज़ में ना वो डी नहीं बोल पाता, डा नहीं बोल पाता था। तो एक बार वो कह रहा कि भैया डिस्टिल्ड वाटर मेरे घर पे डिलीवर करना है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, तो उससे डी बोलते नहीं बनता था। तो फ़ोन लगा कैसे बोलता भैया डिस्टिल्ड वाटर करना है। वो कहता क्या भैया डिस्टिल्ड वाटर करना है। कहता क्या क्या कह रहे हैं भैया। कहता भैया डिस्टिल्ड वाटर कह रहे हैं। फिर मैंने उससे फ़ोन लिया, भैया उसके डिस्टिल्ड वाटर उसके घर पर देना है, ठीक है। तो डिस्टिल यानी कि दूर, ठीक है, समझो। तो फिलामेंट जो है, फिलामेंट का जो पास वाला एंड है, प्रॉक्सिमल एंड है, ये सेंटर के पास वाला जो एंड है प्रॉक्सिमल, वो कैसे अटैच होगा? थैलेमस से। थैलेमस से, ये जो थैलेमस है साला, थैलेमस से अटैच होगा। या फिर आपकी 12th की बुक में लिखा है बच्चों, वो पेटल से अटैच होगा, ठीक है। ये टेपल से भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी 11th की बुक में, ये अभी यहाँ पे नहीं है 12th में, तो मैं आपको ये बात अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपन को उतना ही पढ़ना है जितना लिखा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड, पास वाला जो एंड है वो कैसे अटैच होगा? या तो थैलेमस से या फिर आपके पेटल से, ठीक है। ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो पेटल आपको याद है? पेटल आप याद रखा करो कैसे। पेटल मतलब मुझे याद रहता था पहले, पंखुड़ी, जैसे गुलाब की जो पंखुड़ी होती है ना, लाल लाल, क्या मस्त दिख रही होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं बीज को, इन सब चीज़ों को। तो पेटल, पंखुड़ी, तो या तो वो पेटल से अट्रैक्ट होगा या फिर वो थैलेमस से अटैच होगा, अट्रैक्ट नहीं अटैच होगा, ठीक है। तो जो फिलामेंट है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ? थैलेमस से या फिर यहाँ पे पेटल से अटैच होगा। एक चीज़ हो गई। डिस्टल एंड, दूर वाला जो एंड है, दूर वाला जो एंड है फिलामेंट का, वो कैसे होगा बे? एंथर से अटैच होगा, समझे का? एंथर से अटैच होगा, ठीक है। ये कहानी, ये भी आपकी बुक में लिखी है, ठीक है। अब एक लाइन और लिखी है जो घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन पढ़ लो तुम, कॉमन सेंस की लाइन है। देखो यार, अगर इतनी सारी दुनिया में चीज़ें हैं, आदमी है, औरत है, फूल है, दुनिया भर के फूल हैं, कोई आदमी छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई ऐसा है, यही चीज़ लिखी है ना। तो यही चीज़ उसमें लिखा है कि ये जो होता है, ये आपका जो स्टेमन होता है, ये ना, इसके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स में। उनकी लेंथ, लंबाई, साइज, शेप, अटैचमेंट कहाँ पे होगा, जो ऑलरेडी हमने कहा थैलेमस, पेटल, ये सब डिफरेंट हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको, फालतू बात है, फालतू कॉमन सेंस, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ना हम एंथर को ऐसे बाहर से देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अभी हमने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, हम ऐसे देख रहे हैं कि हाँ भाई तू है कैसा, क्या भाई आदमी कैसा है तू, ये चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो अभी उसी में एक लाइन और है, वो कह रहे हैं कि जब हम बाहर एक और चीज़ देखते हैं कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर है, इसमें कितनी लोब होती हैं बच्चों? 2 लोब होती हैं। ये कैसा होता है बे? बायलोब्ड होता है, 2 लोब होती हैं, ठीक है। लोब आप क्या करो, लोब मतलब ऐसे समझो, लोब मतलब होता है सेक्शन, ठीक, सेक्शन नहीं यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शन, ठीक है। 2 लोब होती हैं, 2 कितनी होती हैं? लोब। तो एक एंथर में कितनी लोब मिलेंगी आपको? 2 लोब मिलेंगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको इसके पहले क्या पढ़ाया था, एक जनरली वाला वर्ड, हाँ बाइलोब, हाँ वही मैं कह रहा था, ये जनरली, ये वर्ड याद है आपको, जनरली। तो वो फिर से वही वाली बात आई है, बाइलोब, द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, 2 लोब होती हैं। और ये जो हर लोब होती है ना, इसमें 2 थीका होते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने थीका होते हैं? 4 थीका, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भैया एक एंथर में कितने थीका होते हैं टोटल, तो तुम बोलोगे टेट्रा थीकस, मतलब 4 थीका। लेकिन अगर कहे कि कोई भैया एक लोब में कितने थीका होते हैं, एक लोब में, तो एक लोब में कितने होते हैं? 2 थीका होते हैं। यही लाइन हम पढ़ने वाले बच्चों। देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, राइट, एंड द सेकंड थिंग इज ईच लोब हैविंग 2 थीका। तो इसको हम बोलेंगे डायथीकस, ईच लोब हैविंग 2 थीका। या फिर अगर हम टोटल बोलेंगे तो टेट्राथीकस, मतलब 4 थीका। तो ये याद रहेगा, ठीक है। एक लोब में कितने थीका होंगे बे? कितने थीका होंगे? 2। टोटल कितने होंगे बे? 4। लोब कितने होंगे बे? 2। थीका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे लोब मतलब होता है सेक्शन, थीका को आप इमेजिन करो एक बॉक्स की तरह, डब्बे रखे हैं साले, ठीक है। तो एक ऐसे कुछ सेक्शन में ऐसे डब्बे रखेंगे, भाई लाइब्रेरी है, 2 डब्बे 4 डब्बे रखे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ तक भी क्लियर है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है जीवन में, चिंता नहीं है। अब वो कह रहे हैं ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, देखो ऐसे सोचो, मान लो ये एंथर है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ऐसे लाइन से जा रही होती है, ठीक है, जो चारों थीकों को अलग अलग करती है, ठीक है। जैसे ये 4 थीका है, कोई अलग कर रही है ना ये लाइन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहाँ गई बे? हाँ, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स थ्रू लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है। तो ऐसे मुझसे ना एक तो डायग्राम बनाते बहुत ही गंदा बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो तुम उसमें देखो यार, तुम्हारी बुक कहाँ गई साली? हाँ बुक देखो सालो, हाँ ये देखो बच्चों, ये लाइन ऑफ डाइसेंस लाइन से जा रही होती है, इसको क्या करती है? थीका को सेपरेट ठीक करती है। तो 4 थीका के बीच में 2 ऐसी लेंथ वाइज क्या जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जा रहे थे। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो है आगे अपनी लाइन, हाँ ये अपनी लाइन, हम कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज थीका को सेपरेट करती है। बाद में जब ये चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं, पॉलिनेट बन जाता है, तो यही एरिया मैच्योर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। यही एरिया मैच्योर हो जाता है और यहाँ से एक छेद निकलता है, ठीक है। उस छेद को हम बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है। एक ओपनिंग निकलेगी, स्पेशलाइज्ड रीजन हो जाता है ये, इसमें लगेगा स्टोमियम, और उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डाइसेंस, ठीक है। ये देखो, ये साले
पॉलन ग्रेन भड़ 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 करके निकल रहे हैं लाइन ऑफ डाइसेंस से, इसी को स्टोमियम बोलते हैं। तो पहले इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ये पूरे वाले एरिया को, फिर यहाँ से छिद्र हो जाएगा, ठीक है, और उसमें से पॉलन ग्रेन से भड़ भड़ करके बाहर निकलेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डाइसेंस या स्टोमियम। और पहले क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। यहाँ तक भी बात क्लियर है ना भाई? हाँ ठीक है। फिर ये लाइन भी अपनी हो गई, ठीक है, वहाँ तक पड़ गई। हाँ ये थीका बीका की बात हो गई, बहुत हुआ थीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एंथर था ना, इसको हमने बहुत देख लिया बाहर से, अब अपना हो गया मूड खराब कि भाई इतना ही दिख रहा है क्या, और अंदर भी तो कुछ मटेरियल होगा ना, तो हमने इसको काट दिया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, काट दिया। और इसको काट के और इसके ऊपर ऐसे देखा, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है। तो इन ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा है, काटने के बाद इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर इज 4-sided tetragonal structure. So basically when you do transverse section, आपको क्या दिख रहा है कि ये 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कितनी साइडेड है, ऐसा दिख रहा है, ये गंदा बनाया ना मैंने जैसे यहाँ पे एक टिश्यू भी होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। 4-sided, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, टेट्रागोनल। यहाँ पे भी लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, टेट्रागोनल। कैसी साइडेड, 4-sided, हाँ ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने किया, एंथर इज 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 4 साइड दिख रही होती है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, 4 थैले हैं ये बच्चों, ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बे, हाँ माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 थैले हैं, 4 थैले माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब्स, ठीक है। अब ये ध्यान से बात करें, ठीक है, एक लोब में कितने हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, कोने में माइक्रोस्पोरेंजिया है, कोने में माइक्रोस्पोरेंजिया है, और यहीं पे आपका टिश्यू होगा और यहीं पे आपका पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है, हर एक, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, देखो बच्चों, जब हमने ऊपर से काटा तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 4 ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया हम कब बोल रहे हैं, जब इसमें स्पोरोजेनस टिश्यू है, मतलब ये गीला है, ठीक है, इसमें कुछ बनना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू। 4 स्पोरोजेनस टिश्यू है, 4 नहीं मतलब बहुत सारे हैं, मतलब ठीक टिश्यू है, सेल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया में जब स्पोरोजेनस टिश्यू है, मतलब कुछ बना नहीं है, तो हम इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं। बाद में जब ये प्रोसेस होगी और ये पॉलन ग्रेन बन जाएगा, तो इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, पॉलन सैक, ठीक है। तो पहले जब स्पोरोजेनस टिश्यू थे इसमें, तो हमने इसको बोला माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू रखा है, स्पोर्स बनेंगे अभी। वैसे कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि थीका नहीं, ऐसे ही सोचो तुम लोग, स्पोरोजेनस टिश्यू कब है, माइक्रोस्पोरेंजिया के टाइम में, और जब डेवलप होगा बाद में तो इसी में पॉलन ग्रेन बन जाएगा, तो हम इसको पॉलन सैक कह देंगे, ठीक है। पॉलन की थैली बन गई, उसके पहले क्या भरे थे, स्पोर भरे थे, ये स्पोर, ये खुद से ये बनेंगे, अभी बताता हूँ कैसे बनते हैं। इसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर बनेगा पॉलन सैक, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं पॉलन सैक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की बात कर रहे थे, पॉलन सैक एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। तो वो कह रहे हैं कि जो पॉलन सैक्स होते हैं, सैक्स, ठीक है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लंबे ऐसे भरे पड़े होते हैं और इनके अंदर पॉलन ग्रेन भरे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी, यहाँ तक की, इतना आपकी बुक में लिखा है। अब हमको ये समझना है कि ये प्रोसेस कैसे होने वाली है, मतलब ये जो स्पोर्स हैं अंदर कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि जब आपने एंथर को ऐसे ट्रांसवर्सली काटा, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे कुछ देखा और प्रॉपर उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या दिख रहा है, कैसा है वो दिखने में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। अभी ऊपर से देख लिया था कि हाँ ठीक है, 4 कुछ दिख रहे हैं खांचे वाचे, अब उसे प्रॉपर देखते हैं, समझते हैं कि वो कैसा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सेम मैंने कहा कि बुक से लाइन लिखी है सारी चीज़, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए, ठीक है, उनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, स्पोर का मतलब कोई स्पोर, रिप्रोडक्टिव सेल, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। और यहीं से ये जो वर्ड है ये ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है, कि कैसे ये वर्ड बनते हैं। बोलते बोलते पानी पी ले। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जीएम का मतलब यहाँ पे लिखा है, एनजीएम का मतलब कंटेनर, एक चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर हमने देखे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 चैम्बर थे, ठीक है। अब इसको हम कैसा सेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ऑलमोस्ट ना ये सर्कुलर दिख रहे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, बाद में क्या बनेंगे, पॉलन सैक बनेंगे। अभी क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब इनमें छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है अभी, ठीक है। तो ये 4 हैं और सर्कुलर इन आउटलाइन दिख रहे होते हैं, एक ये बात ये कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अगर इसे हम देखते हैं, फिर से जनरली शब्द यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी लेयर ऊपर नीचे भी हो सकती है ना। हम कह रहे हैं कि ये 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं, ये जो है, ठीक है, आपका क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम वाला एरिया है, ये 4 लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। ये जो एरिया, ये 4 लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। अब लेयर के नाम आप ध्यान से सुनो, ठीक है, ठीक है। एपिडर्मिस, ठीक है, पहली वाली, एंडोथीशियम दूसरी वाली, मिडिल लेयर तीसरी वाली, और टेपेटम चौथी वाली,
ठीक है। ये है। अब हमें ध्यान से इनके नाम को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा पहली कौन सी दूसरी कौन सी है। तो देखो, एक तो इनके लॉजिक्स हैं कि भाई एपी का मतलब होता है बाहर वाली, डर्मिस का मतलब होता है लेयर, ये सब एंडो मतलब इनसाइड वाली, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक कुछ फालतू सी वो है, मैं कभी तो मैंने बनाई थी कुछ, तो क्या, हाँ ऐसा कुछ है कि देखो एपिसोड के एंड होने के पहले ही मिडिल में एपिसोड के एंड होने के पहले मिडिल में तापसी पन्नू ना अपने स्पोर्ट में 2-3 बार हार गई, ठीक है 2-3 बार हार गई, क्योंकि मिडिल लेयर 2-3 होती है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एपिसोड के एंड होने के पहले ही मिडिल में 2-3 बार तापसी पन्नू हार गई अपने स्पोर्ट में। उसकी क्रिकेट वाली मूवी आई थी, ठीक है। ऐसा कुछ आप इसका बना लो, आप अपना बना लेना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं देखो, सबसे पहले वाली लेयर है एपिडर्मिस। अब देखो, कभी भी आप ये कॉमन सेंस रखना है, कोई भी जो बाहर की चीज़ होती है ना, वो काय में काम आती है, वो काम आती है प्रोटेक्शन में, हमेशा ऐसा होता है। और जो हमारी अंदर की चीज़ें होती हैं वो आपकी हेल्प कर रही होती है, नॉरिशमेंट कर रही होती है, चीज़ों को अंदर रिपेयर बना रही होती है, उनका ध्यान रख रही होती है। तो बाहर की लेयर प्रोटेक्शन में काम आती है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। अब मिडिल लेयर कौन सी है, 2 से 3 लेयर्स होती है मिडिल में, ठीक है। तो ये डायग्राम की बुक में बना है और आपको तापसी पन्नू याद आएगा ना, एपिडर्मिस वाला क्या है, एपिसोड के एंड होने के पहले ही मिडिल में ही 2-3 बार तापसी पन्नू स्पोर्ट में हार गई, ठीक है। तो अंदर तक है, तो 4 लेयर हो जाएंगी इसमें कवर, और स्पोर्ट में हार गई मतलब जो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू लेयर नहीं है, यही बनाएगा आपका पॉलन बाद में, ठीक है, ये लेयर नहीं है। अब पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, जो हम नाम याद किए। फिर वो कह रहे हैं आउटर 3 वॉल लेयर्स जो हैं वो काय में काम करती हैं, प्रोटेक्शन में और डाइसेंस में हेल्प करती हैं। बाहर की जो आउटर 3 लेयर है, आपकी बुक ये कह रही है कि वो प्रोटेक्शन में और डाइसेंस में हेल्प करती है। अगर हम स्पेसिफिक हो तो जो एंडोथीशियम है ना, वो मेनली डाइसेंस में हेल्प करती है, जो बाहर की लेयर है वो मेनली प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और मिडिल लेयर ना थोड़ा सा सपोर्ट देती है, थोड़ा सा है ना, रिलीज हो वो सब थोड़ा सा सपोर्ट में। लेकिन हम बुक के हिसाब से क्या बेसिकली क्या है आपकी टर्की बुक में, कि जो बाहर की 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन और डाइसेंस मतलब क्या था, पॉलन ग्रेन जो रिलीज होंगे, छेद होगा, उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इनरमोस्ट वॉल लेयर है वो नॉरिशमेंट में हेल्प करती है। तो जो इनरमोस्ट जो आपकी टेपेटम है, ये जो इनरमोस्ट टेपेटम वाली जो लेयर है, टेपेटम तापसी पन्नू वाली लेयर, ये क्या करती है, आपके ये छोटे बच्चों को, सेल्स को पालेगी, उनका ध्यान रखेगी, उनको खाना पीना दिलाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इतना इंपॉर्टेंट काम उसे दिया गया है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट काम है कि बच्चों को पालना है, उनका ख्याल रखना है, खाना पीना रखना है, तो भाई उसके सेल्स को काम तो बहुत सही करना पड़ेगा, उसमें दम तो होनी चाहिए ना उस लेयर में। तो वही बात है कि सेल्स ऑफ द टेपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो डेंस होता है, ठीक है। कोई भी ऐसी सेल्स आपकी बॉडी के जिनको बहुत काम करना होता है, बहुत ध्यान रखना होता है, नॉरिशमेंट करना होता है, प्लांट हो जाए, उनका जो साइटोप्लाज्म है ना वो हमेशा डेंस होगा। और वो कह रहे हैं कि जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और उसका जो न्यूक्लियस है वो 1 से ज़्यादा होगा। बाई न्यूक्लिएट आपकी बुक में लिखा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली बाई न्यूक्लिएट होता है। तो इसको ऐसे समझो यार कि न्यूक्लियस कहीं ना कहीं एक्टिवेशन, कॉन्शियस एनर्जी जो मैनेजमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक न्यूक्लियस है, मान लो एक मैनेजर है कंपनी के, लेकिन अगर 2-3 मैनेजर हैं तो वो काम अच्छे से अलॉट कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे, और वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा क्योंकि उसके पास अच्छा स्ट्रक्चर यानी कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और उसके बाद व्हेन द, इसमें एक लाइन लिखी है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल, जब एंथर यंग होता है, अभी उसमें पॉलन ग्रेन नहीं बनी, अभी नया है, ठीक है। एंथर आपको पता है मेल वाला पार्ट, इसको हम ट्रांसवर्स काट के देख रहे हैं। जब एंथर है तो वो क्या कह रहे हैं कि एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल है, मतलब उन्होंने लेयर की बात अभी कर ली थी, अब वो होमोजेनस सेल की बात कर रहा है, ये जो टिश्यू है, ठीक है। होमोजेनस सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली मतलब एक दूसरे में घुसे, ये जो है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे घुसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से चिपके अरेंज हैं और वो होमोजेनस है, मतलब वो सेम है, एक दूसरे से सेम होमोजेनस सेल्स है, ठीक है। उनको हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू कह रहे हैं। और ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम जो भी है आपके 4 जो खांचे हैं उसमें स्पोरोजेनस सेल्स ऐसे जमे हुए हैं। यहाँ तक की आपकी कहानी है। अच्छा, एक चीज़ थी जो मैंने एक्स्ट्रा लिख ली थी, बुक ऐसा पूछती रहती है ना कि जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2 कैसे हो जाता है, तो हम उसी कैसे हो जाता है, तो वो हो जाता है एंडोमाइटोसिस करके, ठीक है। एंडोमाइटोसिस क्या होता है कि भाई सेल का डिवीजन नहीं हुआ, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए, तो मतलब विदाउट सेल डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन होने नहीं हुआ, बस न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपन याद रखेंगे। बाकी तापसू पन्नी वाली बात आपको याद रहेगी, ये मैंने लिख दिया है कि टेपेटम का मतलब होता है कवरिंग, तो यही है कि ये इस चीज़ को कवर कर रही है, इसको, इसलिए उसका नाम टेपेटम लिखा है। एंडो इनसाइड, ये सब बातें अगर ऐसे याद रह जाए तो ऐसे कर लो, तापसू वाले उससे रह जाए तो वैसे याद कर लो, और ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब हमें ये समझना है, तो आप ध्यान से समझो। पहले हमने एंथर को बाहर से देखा था, फिर हमने काट के देखा कि ये कैसा लग रहा है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हमको, ये सारी चीज़ें मिली कि भाई ऐसे 4 लेयर दिख रही थी और उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू दिख रहे थे। अब जो भी होगा, मतलब अब जो आपका पॉलन ग्रेन बनेगा, जो उनका गैमेट बनेगा, जो पेड़ वाले मर्द है उनका जो गैमेट बनेगा पॉलन ग्रेन, वो यहाँ बनने वाला है, यहाँ पे कुछ गंदगी होने वाली है। तो वो गंदगी हम अगली स्लाइड में करते हैं, इसको मैं रब करके उसको लिखो। अब बच्चों हमें समझना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट का जो आदमी है
उसका जो गैमेट बनेगा, जो माइक्रोस्पोर बनेगा, नहीं पॉलन ग्रेन जो बनेगा, जो उसका गैमेट बनेगा पॉलन ग्रेन, वो एक्जैक्टली बनता है कैसे। तो अभी हमने देखा था कि आदमी को देखा था वो कैसा दिखता है, उसको काट के देखा था कि हाँ भाई तू कैसा दिखता है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि वो जो बन रहा था गैमेट वो कैसे बनता है। अब माइक्रोस्पोर क्यों कहते हैं, जैसे जो महिला का जो बनता है ना उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। आदमी को माइक्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार ये देखो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, और ये उसके कंपेयर में छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर हम इसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है, जो बाद में पॉलन ग्रेन बनने वाला है, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, उसको समझने का है, ठीक है। तो अभी हमने बच्चों एक चीज़ आप ध्यान से समझना, हमने क्या पढ़ा था कि 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है, ये जो टिश्यू दिख रहा है ये छोटा सा छुटकू सा गोल गोल, ठीक है, टिश्यू। अब टिश्यू है मतलब वो सेल से मिलकर बना होगा, तो यही जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, इसके ही सेल पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं, मतलब मेल गैमेट बनने वाले हैं पेड़ पौधों के, ओके। तो ये हमको समझना है। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स। अब आप ध्यान से समझो कैसा होगा बच्चों। सबसे पहले आपकी बुक में लिखा है कि जैसे ही एंथर डेवलप होता है, ठीक है, तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, एंथर यंग था, जैसे जैसे वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू होता है एंथर, तो वो कह रहे हैं जो एंथर याद है ना बच्चों आपको, ये गुल्लू है ना, एज एंथर डेवलप सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। अब एक वर्ड आ गया मियोसिस, इसलिए मैंने आपको ये पहले लेक्चर में समझाया था। देखो बच्चों, हमने पहली बार बोला था कि मैंने आपको समझाया था कि जनरली हमारे जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम के ऐसे 2 पेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उनको हैप्लॉइड करना पड़ता है, मियोसिस करके हैप्लॉइड करना पड़ता है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। क्यों, उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मान लो भाई किसी के पास 10 क्रोमोसोम है ना, ऐसे पेयर में है, मतलब 10 क्रोमोसोम्स है। अब वो अगर उनको आधा ना करे, ठीक है, और वो पत्नी को लेकर जाए और ऐसे करके, तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें 20 चले जाएंगे ना, जबकि उसकी जो स्पीसीज है उसमें तो 10 चल रहे हैं, जैसे मेरे अंदर 46 हैं। अब अगर मेरी पत्नी से मिला दूँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए जरूरी है कि मैं अपने आप को थोड़ा खाली करूँ, वो अपने आप को थोड़ा खाली करे, और फिर जो मिलकर बच्चा पैदा होगा तो सेम क्रोमोसोम रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल है, तो मुझे बताओ कि पहले वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, डबल क्रोमोसोम पेयर में होंगे, है ना। तो वो कैसे होंगे बच्चों, सेल्स जो पहले होंगे वो कैसे रहेंगे, डिप्लॉइड रहे होंगे, काहे कि स्पोरोजेनस टिश्यू के। फिर वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। जब भी मियोसिस की बात होगी, गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट अगर कोई बन गया है तो पहले मैंने आपको बताया था कि वो हैप्लॉइड ही होगा बच्चों, हैप्लॉइड मतलब पेयर टूट जाएगा, अकेला मटकता रहेगा उसके अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, हाँ, स्पोरोजेनस जो टिश्यू है उसके जो सेल है वो मियोटिक डिवीजन करेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड को जन्म देंगे। इसको हम टेट्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 एक साथ है। तो एक जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, एक से कितने होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स पैदा होंगे, ठीक है। तो एक साथ है इसलिए हम इनको कह रहे हैं 4 हैं, तो टेट्राड है, और एक जो है, एक वो क्या है, माइक्रोस्पोर है। तो ये 1 से 4 बनते हैं, ठीक है, और ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, और ये ना ऐसे कैलोस वॉल के अंदर ऐसे होते हैं, तो बेसिकली चिपके होते हैं, और इस वॉल की वजह से ये चिपके होते हैं। बाद में ऐसा होता है कि टेपेटम जो है वो कैलेज एंजाइम को रिलीज करती है, और ये फिर ये जो आपकी वॉल है ये खत्म हो जाती है, और फिर ये आप अलग अलग होकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। तो हम क्या कह रहे हैं, अब एक चीज़ को ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि देखो ईच सेल हाँ ये वाली लाइन है पहले। तो ईच सेल क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है। हाँ, तो ये तो वही वाली बात हो गई, जो भी हर एक सेल जो है बच्चों, ये जो एक सेल है ना, एक सेल आपका 4 जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एक सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो भैया 4 बनेंगे, है ना। तो कह रहा है 100 बनाना है मान लो, तो कितने चाहिए तुमको, कितने स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब स्पोरोजेनस सेल चाहिए, तो हमने कहा भाई 25 चाहिए, 25 × 4 करेंगे 100 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो वो कह रहे हैं कि ईच सेल जो है, हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का एक सेल 4 पॉलन ग्रेन या पॉलन ग्रेन बनने के पहले 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। एक सेल में इतनी दम है, समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए हैं इसने, तो क्या हम इसको मम्मी बोल दें कि भैया ये इनकी मम्मी है, ये बोल सकते हैं क्या कि भैया माइक्रोस्पोर टेट्राड की मम्मी कौन है, स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स हैं, मतलब स्पोरोजेनस सेल्स कौन की मम्मी है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की मम्मी, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने नाम रखे हैं कि देखो भैया, इसका मतलब जो हर एक सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू का, ईच सेल जो है वो पोटेंशियल पॉलन है, मतलब उसमें इतना पोटेंशियल है, इतनी दम है कि वो पॉलन ग्रेन बन सकता है, ठीक है। और हर एक सेल को हम क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल, मतलब वो पॉलन ग्रेन की मम्मी भी यही है, क्योंकि यही तो पॉलन ग्रेन बनने वाले हैं मैच्योर होके। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है, मतलब माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोर की भी मम्मी कौन है, यही कौन, स्पोरोजेनस टिश्यू की जो एक जो सेल है, ठीक है। तो ये टर्म्स दी गई हैं, ये सारी के सारी एक ही बात हो जाएगी कि पोटेंशियल पॉलन है, पॉलन बन सकता है, पॉलन मदर सेल पॉलन की मम्मी है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की मम्मी, ठीक है। यहाँ तक भी बात क्लियर है। 4 लेयर के बीच में स्पोरोजेनस टिश्यू का एक सेल में दम है कुछ लाइफ में करने की, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कर दिया, मियोटिक डिवीजन किया, 1 से 4 ये लौंडे पैदा हो गए। इनका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, एक साथ जुड़े इसलिए टेट्राड कह रहे हैं, ठीक है। अभी जुड़े कैसे जुड़े हैं, ये आपकी बुक में लिखा है, कैलोस वॉल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी नहीं, अब आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये जो प्रोसेस थी इसको हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये डेफिनेशन दी है कि जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस कौन से बन रही है, पॉलन मदर सेल मम्मी से। पॉलन मदर सेल, मैं कहूँ कि पॉलन मदर सेल जो है वो स्पोरोजेनस सेल है क्या, तो तुम कहोगे हाँ भैया वही तो है। तो स्पोरोजेनस सेल से ये जो बन रहा है माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक भी लाइन क्लियर है। फिर
फिर से ये जो बात फिर से रिपीट हो रही है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए लिख लिया हूँ, एक बात तो 4 बार इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा याद करके जाओ आप, है ना, अभी हम टाइम लेके पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर अरेंज है काय में, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, ठीक है, ये हमने पहले ही बनाया था, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में अरेंज है, इनको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये बात फिर से 2 3 4 5 बार हो गई है। फिर हम कह रहे हैं, अब देखो ये साथ एक साथ जब है अरेंज है, कैलोज वॉल के अंदर बंद है, कैलेज एंजाइम रिलीज होने वाला है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो है बंदे, ये जो चारों लौंडे लफाड़े थे, ये क्या होने वाले हैं, अब मैच्योर होने वाले हैं लाइफ में, अब इनको बड़ा बनना है और बड़ा बन के ये पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, पानी की कमी होती जाती है, तो फिर धीरे धीरे माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, एक दूसरे से के अलग हो जाते हैं और वो पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। और पॉलन ग्रेन जब बनते हैं तो वो बहुत सारे रहते हैं, मतलब हजारों की तादाद में रहते हैं, मतलब यहाँ पे एक एक जगह पे हजारों से भी ज़्यादा ऐसे पॉलन ग्रेन भरे पड़े होंगे, ठीक है। और जो आपका जो थैली थी उसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहे थे, माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। तो अब वो थैली का नाम क्या हो जाएगा, पॉलन सैक। तो पॉलन सैक के अंदर क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन। और ये क्या, इसके अंदर क्या थे, पहले माइक्रोस्पोर्स थे। तो पॉइंट क्या है बच्चों, एक जो आपका स्पोरेंजियस टिश्यू का सेल है वो मियोसिस करता है और चार हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड को जन्म देता है, और बाद में वो भैया अपना मैच्योर हो के क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है। और जो एक सेल है स्पोरेंजियस टिश्यू का, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पॉलन की मम्मी कह सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्पोर की मम्मी कह सकते हैं, या हम इसको पोटेंशियल पॉलन कह सकते हैं कि उसमें दम है कि वो लाइफ में कुछ बेहतर करेगा, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन बन गया है, मतलब गैमेट बन गया है भाई, ना, इनका स्पर्म बन गया है, ठीक है, इसका पेड़ों का स्पर्म बन गया है, पॉलन ग्रेन जो है ना, ठीक है। तो अब इसको बस हमें देखना है, जो समझने वाली बात है, इसको देखना है कि ये कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं दिखने में, और उसके बाद समझने वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, और उसके बाद थोड़ी सी 2-4 बातें हैं, और फिर ये बात अपनी हम खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना लिया था, ठीक है। अब हमें समझना है पॉलन ग्रेन के बारे में, ये पॉलन ग्रेन कैसा होता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जब वो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा था तो वो कैसे बन रहा था, क्या प्रॉब्लम आई होगी, और अंदर से वो चीज़ कैसी दिखती है, क्या चीज़ उसमें होती है, एक तो ये चीज़ रहेगी। और दूसरी रहेगी कि वो बाहर से कैसा दिखता है पॉलन ग्रेन। तो आपकी बुक में बाहर वाला चीज़ें जो है वो पहले दी गई हैं, तो उसे हम खत्म करते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि अंदर ये सारी चीज़ें क्या चल रही होती हैं। अब देखो, मैं शुरू से एक चीज़ बोलते आ रहा था कि मेल गैमेट में, ठीक है, वो ईजी चीज़ों के लिए ठीक है कि हाँ पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, लेकिन अब हम ध्यान से एक चीज़ समझना कि पॉलन ग्रेन ना, यहाँ पे आपकी बुक लिखती है कि एक गैमेटोफाइट है, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है कि मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या होता है, जिसके अंदर आप ऐसे सोचो जिसके अंदर गैमेट्स होंगे। तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, उसके अंदर गैमेट्स होंगे, ठीक है, वो गैमेटोफाइट है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे आंसर के लिए, क्या है पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन कैसा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो पॉलन ग्रेन की जो है ना बहुत सारी साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन और वैरायटी होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। फिर वो कह रहे हैं पॉलन ग्रेन स्फेरिकल शेप का होता है, पूरा सर्कुलर नहीं होता, स्फेरिकल होता है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ की वो 25 से 30 माइक्रोमीटर्स के अप्रॉक्स के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, मीटर नहीं माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई याद रखने वाली। अब इसमें 2 लेयर होती है, जो आपका पॉलन ग्रेन है उसमें 2 लेयर होगी, एक पहली बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो कॉमन सेंस की बात है कि बाहर वाली के लिए होगी, प्रोटेक्शन के लिए होगी, और अंदर वाली होगी वो कुछ ऐसा कुछ सपोर्ट वपोर्ट करेगी, ये सब चीज़ें करेगी ना। तो पहली प्रोटेक्शन वाली होगी। तो अब इसे समझते हैं, वो कह रहे हैं कि 2 लेयर हैं पॉलन ग्रेन में। पहली जो ऊपर की लेयर है, इसमें लिखा है कि भाई वो हार्ड आउटर लेयर है। हार्ड क्यों है भैया वो हार्ड इसलिए क्योंकि आपको प्रोटेक्शन करवाना है, ठीक है। फिर तो हार्ड जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन की, उसका नाम है एक्साइन। तो ये जो ऊपर ये बाहर वाली जो लेयर है, इसका नाम क्या है बच्चों, एक्साइन बाहर वाली लेयर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्साइन है ना, एक मस्त चीज़ से बनी है भाई, एक मस्त चीज़ से। ये बार बार कोई भी आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और वो क्या है, स्पोरोपोलिन। कैसे बनी है वो, स्पोरोपोलिन। अब हमें स्पोरोपोलिन की थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इतना क्यों खास है भाई। तो आपकी बुक में ये सब तारीफें लिखी हैं उसकी। सबसे वो कह रहे हैं कि बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा रेजिस्टेंट है, मतलब वो किसी से भी नहीं डरता है, हर इंसान से पंगा लेने के लिए और उसको हराने के लिए अपने आप को जैसा का तैसा रखने के लिए तैयार है, ठीक है। वो नहीं बदलता, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो तुम उसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर कर दो, कम टेम्परेचर कर दो, ज़्यादा टेम्परेचर कर दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, उस कोई सा भी एंजाइम ले आओ उसको पचाने के लिए, कुछ भी कर लो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको स्पोरोपोलिन से क्या बना है, एक्साइन बनी है, एक्साइन की लेयर बनी है, मतलब प्रोटेक्शन अच्छा खासा होने वाला है। अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अंदर वाली चीज़ें बची रहेंगी। और एक लाइन लिखी रहती है कि इसी चीज़ की वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से ही जो आपके पॉलन ग्रेन है ना, वो फॉसिल्स की तरह सेव रह जाते हैं, हजारों साल तक पड़े रहेंगे। अगर वो कहीं दब गए नीचे, आप पत्तियां ले लो, एनिमल सेल ले लो, वो सब मर जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, उनका हवा हो जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन जो आपका पॉलन ग्रेन है ना, वो फॉसिल की तरह रहेगा। अब देखो बच्चों, फॉसिल का मतलब ये नहीं होता कि वो जिंदा है, काम का है, ऐसा नहीं कि वो बच्चा पैदा कर देगा। फॉसिल का मतलब है कि वो जैसा का तैसा उसका स्ट्रक्चर है ना, वो आपको वैसा का वैसा मिल जाएगा, और अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन अंदर से वो लुल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ये कह रहा था, ये वाली बात खत्म। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद जो नीचे वाली लेयर, अच्छा एक चीज़ है बच्चों, एक जो बाजू में कहना बताना भूल गया आपको, कि जो एक्साइन है ना, जो आपकी लेयर है, जो एक्साइन, वो कंटिन्यूस लेयर नहीं होती है, वो कंटिन्यू नहीं है।
इसके वहाँ पे ना गैप होते हैं, अपर्चर्स होते हैं, मतलब गैप्स होते हैं बच्चों। तो ये जो एक्साइन है बाहर वाली लेयर, इसमें आपको गैप्स देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने गलत बनाया है, ये लो आप सही कर दिया, गैप्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जर्म पोर। ठीक है, जर्म एक वर्ड होता है जर्मिनेशन, कुछ तो यहाँ से पैदा होने वाला है भाई, जर्म पोर्स। ठीक है, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अच्छा देखो यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है। अब रीज़न है कि क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर बाद में एक ट्यूब निकलने वाला है इंटाइन से बनके, ये ट्यूब यहाँ से निकलेगा और फिर ये जो गैमेट है इसके थ्रू फीमेल वाले पार्ट में जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्साइन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है, तो आप कहोगे वो जगह है जर्म पोर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि भाई अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं भैया, वो कह रहे हैं कि भाई इंटाइन बोलते हैं, एक्साइन इंटाइन, एक्साइन इंटाइन। थिन कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे गैप थे, गैप थे ना भाई, और यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यू है। ठीक है, दिस लेयर इज कंटिन्यूअस, दैट इज इंटाइन, राइट। यहाँ पे गैप्स नहीं है। ठीक है, और ये काइस की बनी है, सेलुलोज और पेक्टिन की। ये स्ट्रेच हो जाएंगे, मस्त ऐसा पॉलिन ट्यूब बना देंगे, तो सेलुलोज और पेक्टिन उसमें हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रहेगा, ये क्या है, पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर गैमेट बनने वाले हैं, और मैं बताता हूँ अभी कैसे बनने वाले हैं। स्पोरोपोलिन की बनी रहती है, ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन फॉलिन, कोई पूछेगा भैया कि फॉजिल की, फॉजिल एज ए फॉजिल सेव रह पाते हैं किसकी वजह से, आप कहोगे कि एक्साइन की वजह से, या आप कहोगे एक्साइन में प्रेजेंट स्पोरोपोलिन की जगह से, जहाँ पे गैप होते हैं वो जर्मपोर, ये सब फालतू बातें। हाँ, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब हम ये थोड़ा समझते हैं, इसे फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा, बड़ा टेंशन है भाई लाइफ में। तो इसे मिटा के मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा माइक्रोस्पोर था, टेट्राड 4 थे, हर ने एक एक पॉलिन ग्रेन बनाया है, तो वो माइक्रोस्पोर से पॉलिन ग्रेन बना है। हम बस उसे रफली समझिए, जितना बुक में आपकी मैं डायग्राम दिए उतना समझते हैं, 2-4 बातें करते हैं और इसे खत्म करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हमें समझना है कि पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है। तो बाहर का हमने देखा एक्साइन इंटाइन जो भी है, लेकिन अंदर क्या भसड़ मची हुई है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर ही आपको मिलेगा मेल गैमेट, जिसका इतनी देर से हम वेट कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चा पैदा करती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो पहले एक डायग्राम दिया है, उसे हल्का समझ लेते हैं, आपकी बुक में दिया है। और डायग्राम का आपको पता है मैं गंदा बनाता हूँ, तो झेलो, फिर बुक का देख के झेलो। ठीक है, और ये मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ। तो इसे हम हल्का सा समझते हैं कि देखो सबसे पहले क्या था, स्पोरोजेनस टिश्यू का जो सेल था उससे क्या बना था, माइक्रोस्पोर बना था। अब माइक्रोस्पोर में क्या होता है बच्चों, अंदर ही अंदर जैसे कि न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, ये स्पेस कवर हो जाता है, और जो न्यूक्लियस है ना वो नीचे की तरफ थोड़ा का खिसक जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है धीरे धीरे कि वैक्यूल बड़ा होता जाता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ना वो डिवाइड होता है। और ये कैसे होता है, एसिमेट्रिक डिवाइड होता है, मतलब इक्वल डिवाइड नहीं होता है, एक एरिया ज़्यादा स्पेस ले लेता है और एक एरिया छुटकू सा स्पेस ले लेता है। ठीक है, तो 2 स्पेस में बढ़ जाते हैं, एक बड़ा हो जाता है और एक छुटकू सा हो जाता है, एक बड़ा एरिया हो जाता है और एक छुटकू सा हो जाता है। तो जो बड़ा एरिया हो जाता है वो हो जाता है वेजिटेटिव। ठीक है, और जो छुटकू सा एरिया होता है वो हो जाता है जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। तो बेसिकली 2 सेल हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 सेल की स्टेज हो गई, एक कौन सा है वेजिटेटिव और एक आता है जनरेटिव। ठीक है, डिवीजन कैसा हुआ, एसिमेट्रिक हुआ। अच्छा, ये बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि इसके पास अपना काम है, पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, इंटाइन का यूज करते हुए निकलेगा पॉलिन ट्यूब, तो इसके पास भी अच्छा खासा काम है, इतना बड़ा पॉलिन ट्यूब करना है। और इसके पास एक फोकस्ड काम है कि भाई अपने तू मेल गैमेट अच्छे से बचा के रख, फिर मैं तुझे भेजूंगा। तो इसलिए उस हिसाब से स्पेस उसने बना ली है कि ज्यादा काम वाले के पास ज्यादा जगह है और वो सब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते चलते हैं एक्जैक्टली क्या है, तो और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो एक्साइन हो गई, इंटाइन हो गई, यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो तो होती है कॉमन सी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन इट मैच्योर्स, अब हम कह रहे हैं जो पॉलिन ग्रेन है जब वो मैच्योर हो जाता है, ये जो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसमें 2 सेल आ जाते हैं। तो जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जा रहा है तो उसमें कैसे आ जा रहे हैं, 2 सेल। तो ऊपर वाला कौन सा हो गया है, वेजिटेटिव, ऊपर वाला कौन सा हो गया है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब वेजिटेटिव के बारे में बात करें तो तुम ऐसे सोचो यार, खाना पीना, वेजिटेटिव, बड़े बड़े काम करना, कुछ सोचो। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैसा है, बड़ा सेल, बड़ा है, हाँ ठीक है भाई, बड़ा दिख रहा है। अबंडेंट फूड रिजर्व, अबंडेंट मतलब इनफ फूड रिजर्व उसके पास होते हैं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा काम करना है, पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन और बाकी उस समय तक अपना ध्यान रखना है। ठीक है, तो फूड रिजर्व उसके पास अच्छे खासे होते हैं। फिर वो कह रहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो एक प्रॉपर शेप में नहीं होता है, आड़ा तिरछा होता है। इसका क्या रीजन है, देखो यार ये चीज़ ऐसी है कि यार कोई ऐसा ऑफिस है जो बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, वो कंफ्यूज है ना वहाँ पे, तो एक पेपर यहाँ पड़ा रहेगा, एक पेपर यहाँ पड़ा रहेगा, फोकस्ड काम नहीं, उसके पास 2-4 काम है, तो उसका न्यूक्लियस जो है ना वो इरेगुलर शेप में रहता है। ठीक है, जनरेटिव सेल का एक ही काम है कि भाई तो अपने गैमेट बनाते रहे, तो उसका न्यूक्लियस इरेगुलर नहीं है, तो इसका इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है। अब वो कह रहे हैं जनरेटिव सेल मतलब जो नीचे वाला सेल है उसकी बात चल रही है, ये कैसा है, छुटकू है, स्मॉल है, हाँ ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरा ये ना ऐसा लगता है कि ना जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का इतना बड़ा साइटोप्लाज्म, उसमें ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे बह रहा है, ऐसा ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इस दीवार से भी अटैच होता है, ऐसा लगता है बह रहा है, लेकिन ये मत सोचना कि ऐसे पूरे में ऐसे बहता रहता है, उसका ऐसे है कि वो अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होता रहता है ना, जैसे समुद्र में कुछ ऐसे लहरें उठ रही हैं ना, ऋतिक भाई की तरह है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे होता रहता है, पूरे में नहीं बह रहा होता है। तो वो क्या कह रहे हैं भाई, कहाँ गया, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म फ्लोट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ आप इमेजिन करो कि ये गोल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वेजिटेटिव सेल है ना, मान लो वो ऐसे सेल है, उसके पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अपना एक एरिया होगा,
और ये जो छुटकू जनरेटिव सेल है ये भी छुटकू सा अपना सेपरेट होगा। ये मत सोचना कि ये इसमें मिला हुआ है, ऐसे शेक बना हुआ है, ऐसा नहीं है। उसके पास अपनी जगह है, इसके पास अपनी जगह है। तो उससे आगे कहानी समझ में आएगी। तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप मतलब कैसा, ये देखिए मतलब स्पिंडल कैसा होता है, ये बीच में से मोटा और यहाँ से ऐसा लिप्स की तरह लग रहा है। हाँ ठीक है, तो मतलब हाँ ये ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास फोकस्ड काम है, डेंस साइटोप्लाज्म, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म इसके पास होता है। तो इसके पास अपना साइटोप्लाज्म होगा, वही मैं कह रहा था। और वेजिटेटिव जो सेल है उसके पास तो अपना साइटोप्लाज्म है। फिर वो कह रहे हैं और एक न्यूक्लियस होती है। तो हाँ भैया, एक न्यूक्लियस भी होती है। ठीक है, अब एक लाइन जिस पे फालतू में वो बनते रहते हैं, एमसीक्यूज बनते रहते हैं, वो ये है कि 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें है ना, जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसी स्टेज में बाहर निकल जाता है, मतलब 2 सेल स्टेज में ही बाहर निकल जाता है। 60% एंजियोस्पर्म, 60% पौधे ऐसे हैं, फ्लावर्स ऐसे, जिसमें ये 2 सेल स्टेज में ही पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाता है अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, लेकिन 40% ऐसे हैं जहां पे ये लगे लगे ही डिवाइड करता है, अपने यहाँ पे 2 सेल बनाता है, तो ये 3 सेल हो जाते हैं और फिर जाके ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमें 2 मेल गैमेट तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, 60% केस में ऐसा होता है कि वो एक मेल गैमेट और एक ये वाला सेल लेके बाहर निकल जाता है, बाहर जाके वहाँ स्टिग्मा के ऊपर जाके डिवाइड करता है। 40% केस में होता है कि यही वो 2 गैमेट पैदा कर लेता है, यही वो 3 सेल बन जाते हैं और फिर बाहर निकलता है। फोन आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे खत्म कर। बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन है, उसमें मेल का कुछ गैमेट वैमेट है, उससे बच्चा पैदा हो रहा है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन इसके अलावा पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट में दी गई है, उसे समझते हैं और फिर ये वाली जो पर्टिकुलर कहानी है इसे खत्म करते हैं। लेकिन सबसे पहले दिया गया है पॉलन ग्रेन के कुछ नेगेटिव हो सकते हैं और कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, जनरल लाइफ में, हमारी लाइफ में। वो कह रहे हैं कि यार कुछ ऐसी स्पीसीज है पॉलन ग्रेन की जो एलर्जी करती है, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन करती है। ठीक है, आपको अस्थमा कर सकती है, दिक्कत कर सकती है आपकी बॉडी में। तो अगर वो आपकी बॉडी में जा रही है, आसपास वो पेड़ लगे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे एक नाम दिया गया है पार्थीनियम या कैरेट ग्रास। ये ना इंडिया में जब हमने वीट इंपोर्ट की थी तो उसके साथ आ गई थी। उसके बाद यूबिक्विटस, मतलब हर जगह फैल गई है और बहुत सारी जगह पे रोड के आसपास होती है। आप वहाँ से निकल रहे होते हो तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन रिलीज करती है और आपकी बॉडी में एलर्जी वेलर्जी करती रहती है। बहुत से लोगों को इससे दिक्कत होती है। तो इसके कुछ नेगेटिव है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज़ें। पॉजिटिव क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो कोई भी जिंदा चीज़ है, स्पेशली गैमेट वैमेट है, वहाँ पे बन रहा है तो उसमें न्यूट्रिशन तो रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिशन होता है। फिर वो कह रहे हैं कि सप्लीमेंट की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग टैबलेट फॉर्म में एज ए सप्लीमेंट ये ले रहे होते हैं पॉलन ग्रेन, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन देखिए कोई भी टैबलेट बनी होती है, अगर कोई भी सप्लीमेंट है तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बना होता है। आप उसको पढ़ो, ऐसे नहीं होता है कि किसी ने लिख दिया कि इस टैबलेट से हो जाएगा वो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आंख बंद करके कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है, होता है आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लेना, अगर आप लेने का सोचो तो भी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में इसको पॉलन प्रोडक्ट्स बहुत नए नए तरीके से प्रमोट किए जाते हैं। कोई उसको मुंह में लगा रहा है, कोई सिरप बना के पी रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ों में इसका बोला बाला है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा बोला जाता है कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं हॉर्सेस के लिए आते हैं, एथलीट्स के लिए आते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। इस तरीके से वो मार्केट किए जाते हैं। कितना करते हैं नहीं करते हैं वो तो सप्लीमेंट पढ़ के ही पता चलेगा, उसके समझना पड़ेगा कि एक्जैक्टली वो क्या दे रहा है उसमें से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फिर वो कह रहे हैं कि वाइब्रेटी, एक वर्ड है वाइब्रेटी। वाइब्रेटी से सिंपल सा मतलब है बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो एक बार जब एंथर से फट के निकल गया तो वो कितनी देर तक काम का है। ठीक है, मतलब उसे स्टिग्मा तक पहुंचना है, फीमेल तक पहुंचना है, तो वो कितनी देर तक काम का है, कितनी देर तक वो वायबल रह सकता है। ठीक है, तो वो फॉजिल आया था ना, वो नहीं, फॉजिल में वो काम का नहीं रहता है, वायबल में काम का कब तक है। ठीक है, उसमें कब तक उसमें दम रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि ये वेरिएबल है। ठीक है, हर अलग अलग पॉलन ग्रेन पे डिपेंड करता है वो कब तक रहता है। फिर एक और चीज़ लिखी है कि ये डिपेंड करता है, एक और मतलब इंपैक्ट करती है इसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, नमी और टेम्परेचर इसे इंपैक्ट करता है और उसकी खुद की तो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका चावल और वीट के बारे में दिया है। राइस और वीट जो है वो 30 मिनट तक काम के रहते हैं। राइस और वीट 30 मिनट तक काम के रहते हैं। उन 30 मिनट के अंदर तक उनको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, फिर वो कोई काम के लिए रह जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं और सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली ये हैं जो महीनों तक भी काम के रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि भाई राइस और वीट का कब तक रहता है भाई, ना 30 मिनट। फिर ये 3 फैमिलीज का नाम आ जाता है, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, ऊपर नीचे मिक्स करके कि भाई ये मंथ तक वायबल रहते हैं। ओके, और फिर लास्ट में एक चीज़ दी गई है पॉलन बैंक। ठीक है, पॉलन बैंक सिंपल सा है, देखो यार हम लोग भी बहुत सारे लोग स्पर्म स्टोर करते हैं, फीमेल्स लोग एग कराते हैं, हम लोग जानवरों का भी स्पर्म स्टोर करते हैं। ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी अपनी नीड्स हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये वाले स्पर्म में, ये वाले गैमेट में अच्छी क्वालिटी है, आप उसको बचाना चाह रहे हो, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, या फिर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है तो आप उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हो। बहुत सारे आपके वो हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलन बैंक्स बनाए गए हैं। तो इसमें एक वर्ड दिया है, ये टर्म भी सीधा सा वो नीट में तक इसका क्वेश्चन आता रहता है, मतलब आया एक बारी। लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे माइनस पे अगर हम इसे रखते हैं तो ऐसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं जो ईयर्स तक बचे रह सकते हैं, ईयर्स तक काम के रह सकते हैं। ठीक है, काम के रहेंगे, उनको ईयर्स बाद भी निकालोगे वो काम के रहेंगे। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में।
तो अब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं कि यार ये चीज़ है पॉलन बैंक, तो इसका किसानों के लिए कैसे यूजफुल होगा, ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है। और अगर आप नीट में क्वेश्चन देखोगे तो वो ऐसा कुछ आएगा, ये ना फैक्ट बेस्ड आएगा। तो ये चीज़ थी यहाँ पे तक। तो यहाँ तक अपने पॉलन ग्रेन और ये सब कहानी खत्म करी। मेल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल पार्ट के बारे में। कुछ चीज़ें अगर आपको लगा होगा कन्फ्यूजन तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी दिक्कत लगी होगी, उल्टी सीधी बात लगी होगी, हम उसे सॉल्व कर लेंगे शॉर्ट्स में। इसके बाद में देखता हूँ आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-6-7 मिनट का, जिसमें हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इस वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो नीट में आए हैं और जो बोर्ड में आए हैं। और फिर आप देख लेना आपसे बन रहे हैं कि नहीं। तो आप यहाँ से पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, जहाँ से भी पढ़ लो, और फिर देखते हैं वो क्वेश्चन वाली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। ठीक है।